अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हाथरस कांड से जुड़े हुए बड़े खुलासों की। कहते हो कि जो रोते हुए आता है यहाँ से हंसते हुए जाता है, लेकिन मैं तो हंसते हुए गए थे, अपने खेलते खिलाते बच्चों को लेके गए थे, वहाँ से मैं रोते हुए आए। जो उसको एजेंट थे ना, वो उनको चक्कर दिखाई देता था और बाकी किसी को दिखाई नहीं देता था। जी हां, बाबा के हाथरस से निकलने पर TV9 भारतवर्ष का एक बड़ा खुलासा। हाथरस से बाबा दोपहर 1:40 पर निकल गया, यानी भगदड़ वाले दिन की अब तमाम डिटेल सामने आ चुकी है। इस प्रवचन के आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने रात 2:48 पर फोन किया मैनपुरी में। सुबह 3 बजे से 4:35 तक बाबा की लोकेशन थी। सुबह 4:35 के बाद से बाबा का फोन बंद आ रहा है। बाबा के हरियाणा दिल्ली भागने की भी आशंका है और अभी तक किसी भी FIR में बाबा का नाम इंक्लूड नहीं किया गया है। जो पहली FIR हुई है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें बाबा का नाम नदारद है। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में बाबा का नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया और अब बाबा कहां है, ये पुलिस को फिलहाल पता नहीं। और इस बीच TV9 भारतवर्ष पर बाबा के पाखंड लोक पर हम लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। बता दें आपको, जानकारी के मुताबिक दोस्त रामपाल ने कहा कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। बड़ी बहन ने कहा दादा पिता से शक्ति मिली। कासगंज के चमत्कारी हैंडपंप के दावे की पड़ताल को लेकर आपके सामने एक डिटेल रखेंगे। राजस्थान के दौसा में पेपर लीक माफिया से कनेक्शन की खबर भी इस बीच सामने आई। और देखिए, हमारी पड़ताल लगातार जारी है। कासगंज के लोगों का बाबा को लेकर दावा, चमत्कार के दावों को लोगों ने नकारा। बाबा के एजेंट चमत्कार का प्रचार करते थे। हैंडपंप से बीमारी ठीक होने की बात भी गलत है, ये कहा है बाबा के भक्तों ने। एजेंट थे ना, वो उनको चक्कर दिखाई देता था, आप लोगों को नहीं दिखता था और बाकी किसी को दिखाई नहीं देता था। मतलब उंगली में चक्कर सिर्फ उनके एजेंट? हाँ, उनके एजेंट बोलते थे हाँ चक्कर घूम रहा है और जनता को किसी को दिखाई नहीं देता था। फिर भी जनता को लगता है कि वो चमत्कार कर। हाँ, जनता को लगता था वो चमत्कार। उसके एजेंट थे ना जो चारों तरफ बुलाते थे जनता को घुमा के इधर। अच्छा, वो चारों तरफ प्रचार करते थे बस। आप कितनी बार गए उनके सत्संग? हम एक बार भी नहीं गए। एक बार भी नहीं गए? नहीं। आपको क्या लगता है कि चमत्कार वगैरह वो कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बीमारियां ठीक हो जाती है, हैंडपंप के पानी पीने से भैंस दूध देने लगती है, इस तरह की बात वो लोग कह रहे हैं। सब झूठ है, सब झूठ है। अगर चमत्कार है, कोई तालो लोग वो तालो खोल दे अपने आप, तो चमत्कार है। क्या कर दें? जैसा ताला लगा हो चमत्कार, बाद तालो खोल देंगे अगर लगो हो। जब तालो लगो तो ना खोल पाए तो क्या चमत्कार है? तो और भी हैं गांव के बुजुर्ग लोग और उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके साथ जेल में रहे वो? हाँ, जेल में रहे। जे है रानवास राइटर और बे है ज्ञान जो दरोगा जी बोलता है इनसे। जे है गौशाला में हमारे संग रहे 2000 में छूट के आए हैं। जे कौन से केस में वो जेल गए थे? गांव में कोई कत्ल होएगा इनके में। इनके गांव में? हाँ, बहादुर नगर में। कौन से साल की बात है? जे हमें 2000 में हमें मिली जेल में। हाँ, हम 2000 में 99 में पहुंचे तब जे भई है। फिर हम तो भैया गांव के पड़ोस की बात है और फिर हमने कहा दीक्षक के डिंगाए तो हम दूध फूल लावता है तो इन्हीं की जनता लावते है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे गौशाला आई जेल में
तो वहीं ते लाउता है। तो जेल में क्या बात करते थे? बात तो बिल्कुल सैंपल ही, कोई मतलब वैसी बात ना आई कि बाबा फाबा। फिर देखो जब जे अपना छूटे आए कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ 2000 में और हम आए हैं 17 में छूटे गए। तो जेल में उससे क्या बात होती थी? प्रवचन और वचन करता था जेल में? कोई कछ ना हो, बे भैंसियों को गोबर डालनो और सानी देनो और का हो कछ ना हो, वहाँ कोई ना हो। जे राइटर एक रानीवास दोनों भैया जे मतलब आप सही में जब तक जे नौकर ना हो गए तो वही तक जे जहाँ एक गांव में कत्ल हो गए, फिर जेल में पहुँच गए। तो पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद कत्ल के आरोप में वो जेल चले गए। हाँ जेल पुलिस की नौकरी पहले छोड़ दी थी उन्होंने? हाँ ना छोड़ ना दई, नौकर है, नौकर में ही मतलब जहाँ मर्डर होगा ता में जेल चली गए। मतलब पुलिस में नौकरी करते हुए मर्डर कर दिया था, ऐसा है? हाँ गांव में। और उसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी? हाँ नौकरी चली गई और जेल चले गए। और इस बीच टीवी 9 की टीम बाबा साकार हरि के पैतृक गांव कासगंज में मौजूद है। संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बाबा साकार हरि की बड़ी बहन से बात की। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। बता दें, बाबा साकार हरि की बहन सोनकली का बड़ा दावा, पिता और दादा से सूरजपाल को शक्ति मिली थी। हाथरस में भगदड़ पर कहा कि लोग अपनी गलती से मरे। रंजीत के आरोप पर कहा चुनावी रंजिश में आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी बाबा कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है, ये बहन का दावा। हैरानी की बात यह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले बाबा साकार हरि की बड़ी बहन खुद गंभीर सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसे बाबा ठीक नहीं कर पाए। पूरी बातचीत सुनिए। मेरे साथ में भोले बाबा की सगी बड़ी बहन सोनकली जी। सोनकली जी नाम है आपका? अच्छा बताइए कि जो सूरजपाल हैं वो भोले बाबा कैसे बने? कैसे बने? कोई सकती आ गए, मतलब हमारे घर में जहाँ 3 पीढ़ी चली आ रही है। हमारे बाबू जहाँ पर हाथ दबते थे सही हो जाता है। हमारे बापू भी ऐसे ही बिनु के भगत ही चलती, मतलब अच्छे अच्छे मतलब आपके जो पिताजी थे वो भी आध्यात्मिक? हाँ वो भी साधु संत थे? हाँ साधु संत है, जहाँ रख देता है सही हो जाता है। प्रभु ने भजन पूजा करी। हाँ पानी तो इन पर कोई सिद्धि आएगा। ये तो पुलिस में थे ना? पुलिस में भर्ती गई, फिर सीआईडी से पट्टर हो गई। हाँ हाँ तो इन्हें भैया कोई सकती पर आफत भाई तो बने। इनके ऊपर ही मुकदमे जेल भी जाना पड़ा था। बाबा के ऊपर भी मुकदमा हुआ था, यौन शोषण का आरोप लगा था। आरोप तो लगाता ही है, तब जो झूठे आरोप लगाया रहा हो जो अलीपुरा को जो जो आरोप लगा रहा है कि वहाँ पर लड़कियाँ रहती थी। झूठ। हाँ हाँ उनको झूठ लगाया रहा हो। और एक ये भी कहा जा रहा है पुरानी दुश्मनाई दुश्मनी थी। हाँ दुश्मनाई कर ली, दुश्मनाई है। और ये दुश्मनी कई पीढ़ी से चलती आ रही है। हाँ चलते आ रही है। अच्छा वो ये कह रहा है कि सेवादार रहा है। सेवादार रहा है कभी आश्रम में? कबू ना है। रंजीत कभी नहीं है? ना 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 कबू ना है। तो उसका आना जाना कैसे होता था फिर? बा को परिवार हुआ जहाँ अपने आओ तो जा तो प्रेम मोहब्बत में जा तो कोई ना आश्रम पर है आओ तो वो तो ये भी कह रहा है कि धमका रहे हैं उससे लोग। हाँ गुंडागर्दी का तो आएगा ताकि हमारे यहाँ पर कोई टिक नहीं देता। तो अच्छा आपको भी लगता है कुछ शक्तियाँ थी भोले बाबा के पास? है शक्तियाँ हैं? सकत देखो हमें कहा लगा तो है जो संसार क्यों आते है, जब इनको भलो ना हो तो इन्हें सकती ना तो क्यों आता दुनिया। हुआ है कुछ चमत्कार? हुआ है कुछ? होता है वो तो है वो। अच्छा ये बताओ, ये जो हाथरस में 120 से ज़्यादा लोग मरे हैं, इनके बारे में सुना आपने? ये तुम्हें और मैं सुन लेता, हम तो भैया देखे ना। लेकिन मर गए ना लोग। हाँ। लोग पूछते थे, दुख होता है सुन के? क्यों दुख क्यों ना हो तो दुख हो तो। अब करो कहा जाए, न प्रभु को दोष हो न परिवार वालों को दोष हो। किसका दोष है? वे तो क्या कहते हैं समाप्त करके सत्य के साथ चले गए तक बाद में भगदड़ मची तभी तो मरी है। प्रभु का दोष हो जाए का परिवार वालों को दोष हो का हमारा तुम्हारा दोष हो। तो फिर किसकी गलती से मरे हो? किसकी गलती लग रही है आपको? मैंने खुदा की गलती क्यों भगदड़ मचाई? तुमने बाणी सुनेंगे ना फर पाए, तुमने दर्शन करके ना फर पाए, क्यों भगदड़ मचाई क्यों भजे? आप कह रहे हो उन लोगों की गलती है जो और का। तो इस घटना के भोले बाबा से बात हुई आपकी? वो तो ना बात भैया कहाँ है अभी कुछ पता है? वो का पाल मालूम मेरी तबीयत खराब रहती मैं डरी। तो देखिए कई अहम सवाल हैं जो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, भगदड़ में इतने लोगों की जाने जाने के बाद लगातार उठ रहे हैं और बाबा साकार हरि को लेकर तमाम बड़े खुलासे भी लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं।
जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट आप देख रहे थे कासगंज से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाथरस से हमारे सहयोगी विपिन चौबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हाथरस से ही हमारे सहयोगी सुमंत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैनपुरी का भी रुख करेंगे। पुनीत शर्मा वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुमंत आपके पास आऊंगा। अब तक की तफ्तीश में हाथरस में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? पुलिस क्या घटना स्थल पर पहुंची? पूरा मुआयना किया गया? भगदड़ के हालात कैसे बने? कौन था इसके लिए जिम्मेदार? पता किया जा रहा है ये सब? बिल्कुल, देखिए समीर, इस पूरे मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि बीती रात कल हाथरस और आसपास के कई जिलों में यूपी पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है उसने छापेमारी की है, जिसमें अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, ये तमाम जगहों पे छापेमारी हुई। और अभी जो ताज़ा जानकारी निकल के सामने आई है कि बाबा के करीबी और सेवादार कुल तकरीबन दर्जन भर लोगों को एसओजी ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। और हाथरस के सिकंदरा राव थाने और जो पुलिस लाइन थाना है, इन दोनों ही थानों में एसओजी की टीम इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से अगर देखिए कि जिस तरह से ये पूरा मामले सामने आए हैं, और अब एक नई बात ये निकल के आ रही है समीर कि यही देखिए ये समाज सत्संग स्थल है जहाँ पे ये पूरी घटना हुई थी। इसमें ये भी निकल के सामने आ रही है समीर कि ये कहा जा रहा है कि एक रंगोली बनाई गई थी तकरीबन 200 टन बुरादे से, और उसके बारे में ये कहा गया था कि जो भी उसको लेके अपने घर जाएगा उसके दुख और कष्ट हट जाएंगे। तो जानकारी ये मिल रही है कि बाबा जब उस रंगोली पर से निकले, उसके बाद भक्तों की भीड़ उस रंगोली से बुरादा लेने के लिए झुकी और उसके बाद ये हादसा हुआ। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन लगातार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज भी यूपी सरकार के जो मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, वो घायलों से मिले। अब से थोड़ी देर बाद घटनास्थल पे आएंगे। लेकिन समीर, कुछ स्थानीय लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जो उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे। जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपने क्या देखा था उस वक्त, कैसे भगदड़ मची? भगदड़ मची थी सर, जब बाबा यहाँ से प्रवचन दे के यहाँ से निकल रहे थे, तो उनकी जो अनुयायी है ना, तो बाबा के जैसे बाबा जहाँ से निकल के जा रहे थे, वहाँ पर जो मिट्टी है या फूल है उनको उठा करके आस्था है उनकी इस तरह की कि अपने माथे से लगाने की या अपने घर ले जाने की, जिससे उनके पास जो परेशानी है, दुख है, वो खत्म हो जाए। और ये एक अंधविश्वास है सर। हुआ क्या फिर उसे आप बता? हुआ क्या सर, ये जब बाबा निकले भगदड़ मच गई। यहाँ पर कुछ प्रशासन ने जो पॉपुलेशन को, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन से उन पर पानी के फव्वारे मारे। पानी के फव्वारे भी मारी थी? पानी के फव्वारे भी मारे गए थे, या प्रशासन था या बाबा के अनुयायी थे या बाबा के फोर्स था जो पानी के फव्वारे मारे थे। जहाँ कीचड़ पहले से ही हो रखा था, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ, उसकी वजह से लोग फिसलते चले गए। लाखों की संख्या में भीड़ थी। अगर 10,000 लोग भी सर, 20,000 लोग भी अगर भगे हैं बाबा की तरफ, तो आप समझदार है सर, 200-300 लोग मरना मामूली बात है उनके बीच में। कह रहे हैं कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई? बिल्कुल सर, उससे ज्यादा ही है। जो लोग अपने घर चले गए यहाँ से डायरेक्ट लेकर के, जिनको मिल गए अपने परिवारजन, उनको वो सीधे गाँव लेके, उन्हें किसने देखा है? वहाँ तक कौन पहुँचा? उनकी पहुँच में कहाँ है वो लोग? अच्छा, दूसरी बात आप करें, जब इतनी भीड़ थी, क्या आसपास के इलाके के लोग थे या यूपी के अलावा अलग अलग राज्यों से भी थे? क्या जानकारी आप बता रहे थे, आप मौजूद थे यहाँ? सर, यहाँ बहुत सारे स्टेट से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, आप ये कह सकते हैं पूरे देश से यहाँ लोग आए हुए थे। आप कह रहे हैं कि देश के कई राज्यों के लोग जो उनको मानने वाले अनुयायी वो यहाँ पे सत्संग में आए हुए थे? जी जी सर, बिल्कुल। वो उनके काफी राज्यों के मानने वाले अनुयायी सब यहीं आए हुए थे और बाबा के सत्संग सुना। और उसके बाद में ये हमें मिली थी 80,000 लोगों की परमिशन में 2.5 लाख लोग यहाँ पर एकजुट हुए थे, और जिसके बाद जिस तरीके से भगदड़ हुई उसको लेकर वहां मौजूद लोगों ने तमाम बातें बताई। लेकिन इस बीच देखिए, बाबा पर TV9 भारतवर्ष का लगातार खुलासों का सिलसिला जारी है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा आपके सामने जानकारी मिल रही है। 1:40 पर हाथरस में हादसे वाली जगह से ये बाबा निकल गया। 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश ने बाबा को फोन किया। जानकारी के मुताबिक बाबा को हादसे की जानकारी दी गई, एक एक डिटेल बताई गई। बाबा के नंबर पर कॉल किया गया, किस नंबर से किया गया वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसके अलावा बाबा देव प्रकाश के बीच जानकारी के मुताबिक 2 मिनट 17 सेकंड तक बातचीत हुई है फोन पर। इसके बाद 3 बजे से 4:35 के बीच मैनपुरी के आश्रम में बाबा की लोकेशन मिलने की जानकारी सामने आई। बाबा ने मैनपुरी से 3 नंबरों पर बातचीत की है। जो पहला नंबर है उसको लेकर डिटेल ये कि आयोजक महेश चंद्र का है, जिससे 3 मिनट तक बात हुई है। जो दूसरा नंबर जिस पर बातचीत हुई है वो आयोजक संजू यादव का है, जिससे 40 सेकंड तक फोन पर बात हुई है। और तीसरा नंबर देव प्रकाश मधुकर का है, उनकी पत्नी का है, जिससे 11 मिनट तक बात हुई है।
4:35 पर बाबा का फोन स्विच ऑफ हो गया और अब तक ये फोन बंद है। कुल 8 जगहों पर दबिश दी जा रही है। 5 पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। एक टीम में 8 मेंबर्स हैं। 40 पुलिस वालों की जो टीम है वो लगातार दबिश दे रही है। हरियाणा दिल्ली भागने की आशंका भी इस बीच बाबा को लेकर जताई जा रही है। विपिन चौबे का मैं रुख करना चाहूंगी, हाथरस से लगातार हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। विपिन, बाबा को लेकर जो तमाम आसपास के लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं, और अगर बाबा भी इतने आश्वस्त है कि उनकी कोई गलती नहीं है तो वो भागते हुए क्यों फिर रहे हैं? उनका फोन क्यों स्विच ऑफ है? यही सबसे बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, बुनियादी सवाल प्रतिभा यही है कि अगर बाबा निर्दोष थे, जो तथाकथित खुद को भोले बाबा घोषित कर चुके हैं, अगर उनको अपने अनुयायियों की इतनी परवाह थी तो 28 घंटे तक वो गायब क्यों रहे? 28 घंटे में पहली बार कल देर शाम अपने वकील के माध्यम से 4 लाइन का उनका स्टेटमेंट आता, और अभी भी कायदे से अगर वो निर्दोष थे तो उनको अस्पतालों में जाना चाहिए था, घटनास्थल का मुआयना करना चाहिए था, अपने अनुयायियों को, लोगों को मदद करने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कोई भी कृत्य पिछले 24 से 36 घंटों में उनके द्वारा नहीं देखा गया है। और आप भी जानते हैं कि परसों 2 बजे की घटना है, और परसों से लेकर कल शाम लगभग 7:30 बजे 4 लाइन का स्टेटमेंट आता और उसके बाद से फिर से वो गायब है। ये दर्शाता है कि वो, उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनकी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अब तक सामने नहीं आए हैं। आप कहां हैं? आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। आप क्यों पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? और आप अपना बयान, एक वीडियो स्टेटमेंट एटलीस्ट कम से कम उन लोगों के लिए, उन लाखों फॉलोअर्स के लिए जो आपको चाहते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। और आज जब पूरी देश की मीडिया आपसे सवाल खड़े कर रही है तो भी उन सवालों का कोई जवाब देने के लिए आप या आपका प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है। हाँ, आपने एक अधिवक्ता जरूर नियुक्त कर दिया है, लेकिन उस अधिवक्ता की भी ऑथेंटिसिटी को अभी चेक करना होगा, क्योंकि बाबा का फोन स्विच ऑफ है। बाबा किस बात से संपर्क में है, कैसे संपर्क में है, कैसे अधिकृत किया गया, और बाबा क्या उनके जरिए ही अब बयान रखेंगे, क्या मीडिया के सामने अब कभी नहीं आएंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बाबा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल तथाकथित भोले बाबा फरार है, अदृश्य है, और किसी के भी सामने आने से बच रहा है। बिल्कुल, बाबा कहां है ये किसी को पता नहीं, पुलिस को भी पता नहीं। लोकेशन जो उसकी पिछली थी उसके बारे में कुछ जानकारियां जरूर मिली हैं, किससे उसने बात की है इसकी डिटेल जरूर आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई है। कासगंज का रुख करते हैं, जितेंद्र भाटी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आपने बाबा के कई रिश्तेदारों से भी बात की है, बाबा ने यह तिलिस्म कैसे रचा कि लाखों लोग उसके भक्त हो गए, यहां तक कि उसे परमात्मा मानने लगे, ईश्वर का दर्जा दे दिया? क्या जानकारी मिल पाई है अब तक? बिल्कुल, देखिए यही रहस्य हमें भी जानना था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सूरजपाल, जो कि 1999 तक जो है एक यूपी पुलिस में कार्यरत थे, उसके बाद अचानक अध्यात्म में उनका नाम हुआ, तो उनका आप दिखाएंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। उनका एक गांव है बहादुर नगर, जो कि पटियाली पड़ता है कासगंज में, वहाँ पर है। अब यहाँ आप जब आएंगे तो आश्रम देखेंगे, इसको देखकर ही आपको लग जाएगा कि वाकई में ही ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति रहता है। तो आध्यात्म के दौर में यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें कोई भगवान मानता है तो कोई भगवान के रूप में मानता है। और ये देखिए वो जगह हम दिखाते हैं जहाँ पर उनकी शुरुआत हुई, यानी कि एक पुलिसकर्मी से लेकर अध्यात्म की दुनिया में जाने तक का सबसे पहला जो आश्रम था वो यहीं पर था। और TV9 भारतवर्ष जो है इस आश्रम के अंदर आपको दिखाएगा आखिर था क्या, यानी कि यहीं से शुरुआत हुई थी भोले बाबा की। और यहाँ पर जब लोगों के बीच उनके चमत्कार की कहानियाँ जो है वो सुनाई जाने लगी, कहा गया कि जो उनका हैंडपंप का पानी है उसे पीने से रोग दूर हो जाते हैं, लोगों की परेशानियों का हल हो जाता है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो उसके बीच यहाँ लोग आने लगे। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर बड़ा भंडारा बनाया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोगों का यहाँ भी आना जाना है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो 2012 के बाद बाबा इस जगह पर नहीं आए हैं। बाबा जो है मेनपुरी में रहते हैं, लेकिन ये पूरा साम्राज्य देखिए कहाँ कितना दूर तक यहाँ पर फैला हुआ है। और ऐसे आश्रम जो हैं वो एक नहीं है, यहाँ पर कई आश्रम हैं यहाँ पर जिस तरीके से बने हुए हैं आसपास के इलाकों में हैं। और बाबा के जो फॉलोअर्स थे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि खबर ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तक से थे। हमने ट्रस्ट के कुछ लोगों का नाम देखा तो उसमें दिल्ली के लोग भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर पूरा कह सकते हैं कि उत्तर भारत में बाबा के जो फॉलोअर्स थे वो थे। और जब चमत्कार की उनकी कहानियाँ जो है वो पहुँचने लगी लोगों के बीच में तो लोग उनमें आस्था करने लगे। हमने कल वो जगह भी जाके दिखाई थी जब सबसे पहले 18 मार्च 2000 में एक उनकी जो भतीजी साले की बेटी की थी वो मर चुकी थी, उसको जिंदा करने का दावा किया गया था और 3 दिन तक उसके जो पार्थिव
पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, तो ये कहानी बनाई गई कि बाबा उसको जिंदा कर देंगे। हालांकि बात जब पुलिस तक पहुंची तो उस मामले में मुकदमा हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बाद से बाबा वहां से चले गए। उस जो आगरे का जगह है जहां पर रहते थे पुलिस की नौकरी के दौरान, वहां से निकले इस जगह आए और यहाँ पर आकर ये चारों तरफ सत्संग करने लगे, लोगों के बीच तो में बाबा का पाखंड लोग कैसा है इसको लेकर हमारे तमाम सहयोगी लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच हाथरस कांड का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से हजारों की भीड़ जुटी थी हाथरस में। ये वीडियो जो है वो बस के ऊपर से बनाया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कि बस मूव कर रही है, बस के अंदर से ये वीडियो शूट किया गया है जिसमें नजर आ रहा है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ सत्संग में लोग जुटे थे इस बाबा को सुनने के लिए। तो हाथरस का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है जहाँ बड़ी तादाद में आपको न केवल सत्संग में जुटे हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं बल्कि सेवादार भी नजर आ रहे हैं। हमने आपको इनके सेवादार को लेकर भी जानकारी दी थी, किस तरीके से अलग अलग ड्रेस कोड में ये नजर आते हैं और उसी की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। हाथरस कांड का ये बिल्कुल नया वीडियो है जिसे एक बस से शूट किया गया है। तो आप जितनी दूर तक ये बस जाती हुई नजर आ रही है, आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है जो बता रही है कितनी बड़ी तादाद में हाथरस में हादसे के दिन लोग जुटे थे। 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, पर जानकारी के मुताबिक 2.5 लाख लोग यहाँ पर जुटे थे इस बाबा को सुनने के लिए। और जैसे ही इस बाबा का काफिला यहाँ से निकला उसी दौरान यहाँ भगदड़ मची और इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 121 लोगों की अब तक मौत की जानकारी सामने आई है। बस से शूट किए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे थे। पुनीत हमारे संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, मैनपुरी के आश्रम को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं, कई तरह के खुलासे हर दिन हो रहे हैं। यहाँ पर बाबा की लोकेशन थी, बावजूद इनके उन्हें ट्रैक नहीं किया गया, इसलिए पुलिस पूरे मामले में किस तरीके से काम कर रही है इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन तेज कर रही है और यही वजह है कि रात भी 8 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। इनमें एटा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज का इलाका भी शामिल है। 12 लोगों को डिटेन किया है, पुलिस पूछताछ कर रही है और जो इसके मुख्य जो आप कह सकते हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है देव प्रकाश मधुकर, उसकी तलाश भी की जा रही है। बाबा की अगर बात करें तो अभी तक सूत्र यही बता रहे हैं कि बाबा यहीं मैनपुरी के अपने बिछुआ के आश्रम के अंदर मौजूद हैं। पुलिस की कई टीमें आश्रम के चारों तरफ मौजूद है। कल देर रात भी 11 बजे जो एसपी थे वो एसओजी के साथ अंदर आश्रम में गए थे, लगभग 1.5 घंटे तक रहे थे। हालांकि जब वो बाहर आए हमने उनसे बातचीत करी तो उनका कहना था कि वो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे और बाबा की लोकेशन अंदर आश्रम में होने से इनकार किया। लेकिन काफी ज्यादा ये एक क्वेश्चन सवालिया जानना कि क्या बाबा अंदर हैं या नहीं, इस चीज को लेकर के। और बाबा की लोकेशन भी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि बाबा मैनपुरी में। हमारे भी जो सोर्सेज है वो भी यही बता रहे हैं कि मैनपुरी में। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद बाबा अपने भक्तों की मौत के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने या फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आगे क्यों नहीं आए। हालांकि वकील के माध्यम से उन्होंने अपना एक नोट जरूर जारी किया हुआ। फिलहाल बाबा अभी तक किसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़े हुए थे, सुमंत कुमार जुड़े हुए थे, जितेंद्र भाटी जुड़े हुए थे। हमारे ये तमाम संवाददाता लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं और पल पल की अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी के बिछवा आश्रम के बाहर कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बाबा के चमत्कार को मानते नहीं हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा के सत्संग के लिए कुछ हजार लोगों के पहुंचने की बात बताई जाती है, लेकिन हमेशा भीड़ काफी ज्यादा होती है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की एक ऐसे ही स्थानीय व्यक्ति से, सुनिए बातचीत। नारायण साकार हरि के बारे में बहुत अलग अलग बातें की जाती है। कुछ उनके भक्त हैं तो कुछ उनके भक्ति को नकारते हैं। इस वक्त उनके बिछवा आश्रम के बाहर एक शख्स पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग है। अनुराग जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है गाँव फरदपुर, उसमें उसके पास रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मेरा सर व्यापार है, ट्रक वगैरह चलते हैं, उसका व्यापार। बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी इनके सेवादार भक्त हैं या क्या कहते हैं? मैं भाई साहब मेहनत करके रोटी कमाने वाला आदमी हूँ, चमत्कार पे विश्वास करने वाला आदमी नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं बाबा का फॉलोअर हो ही नहीं सकता हूँ।
ये बताइए, बाबा के कभी सत्संग में आपने देखा उनको या कभी गए? दाएं बाएं से निकलते देखा। बाबा की सत्संग में अनाप शनाप भीड़ होती है जो शासन को गुमराह करके की जाती। शासन को 15 से 10-15 हजार आदमी बताया जाते, आते हैं लाखों में वहाँ। लाखों जी। कोई चमत्कार के बारे में कभी इनके सुना? मैंने नहीं सुना है, लेकिन आपके अभी जब ये बाबा का ये स्कैंडल खुला उसमें मैंने सुना है कि इनके पास एक नल है जिससे पानी पीने से आदमी को रोग सही हो जाते हैं, इनको ये हो जाता है वो। लेकिन ऐसा आपके गांव में कुछ लोग, क्योंकि आप 4-5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं, वहाँ के लोग यहाँ के बाबा की भक्ति करते हैं? सर मैंने तो आज तक उन लोगों को देखा नहीं है कि भक्ति करने आते हुए। यदि बाबा की भक्ति है, यदि बाबा की भक्ति में दम है, यदि बाबा चमत्कारी हैं, तो आज 130 आदमी जो मरे हैं, आदमी और बच्चे और औरतें महिलाएं, उनको जीवित कर दें बाबा। यदि अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं। आपके इलाके में उनका क्या प्रभाव है? क्योंकि आप आश्रम से 2 किलोमीटर। मेरे इलाके में कोई प्रभाव नहीं है उनका। लेकिन भीड़ तो यहाँ लाखों की जुटती है, 3-3 लाख लोग यहीं पे आते हैं। भीड़ यहाँ नहीं जुटती है, भीड़ वो दाएं बाएं से जुटती है। बाहर से कई राज्यों से उनके फॉलोअर आते हैं। यहाँ कोई लोकल का कोई, अभी आपने इतनी कैजुअलिटी हुई उसमें यहाँ आसपास लोकल का कोई मरने वाला सुना है? कोई नहीं। इस बीच रंजीत के आरोपों पर बाबा के आश्रम का जवाब सामने आया है। आश्रम ट्रस्ट ने रंजीत के आरोपों का खंडन किया है। आश्रम ट्रस्ट ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है। रंजीत कभी बाबा का सेवादार नहीं रहा। आश्रम ट्रस्ट की ओर से बात कही गई है। रंजीत के खिलाफ 14 से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ट्रस्ट के सदस्य राजपाल सिंह यादव की ओर से यह दावा किया गया। आपने तीसरे गांव में जाके जो गुंडा है, लफंगा है, सुनो, ये जो आप कह रहे हैं ना, जिसका नाम चल रहा है चैनल पर, नहीं मैं नहीं गया, मुझे बताइए। सुनो, रंजीत उर्फ वो मनकू। अच्छा। हाँ अच्छा चल रहा है। हाँ मैंने नाम सुना है। हाँ रंजीत उर्फ मनकू, ये 14-15 केस हैं उस पर। अच्छा। थाने में, और मतलब सुनो, 14-15 केस हैं, जेल भी जा चुका है। हैं? और बलात्कार करके उसने लड़कियों को मार के और उस बाग में मतलब दबा दिया और वो पकड़ा गया। उस पर कई बार जेल गया है। और सुनो, एक दुश्मनी है या क्या? हाँ दुश्मनी है पुरानी। ये दुश्मनी है प्रधान जी हमारे इलाके से, जो प्रधान ही इलेक्शन लड़े, इसके पिता थे। इसके पिता का और इतिहास और इसका इतिहास आप कोतवाली से देखें। हम जो कह रहे हैं उसे आप समझे, उससे कम से कम प्रमाण तो ये प्रमाण देना कि ये प्रमाण हम जो उसने बकाया है उसका प्रमाण दे, या फिर जेल जाने को तैयार हो। समझ रहे हो ना? तो ये भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। अवूल जेल से क्या दुश्मनी है उसकी? दुश्मनी ये है कि वो छोटे भाई जो थे राकेश प्रधान, उसके पिता के सामने इलेक्शन लड़े और ये जीत गए, वो हार गया 2005 में। 2005 में वो हार गया है। और पहले से भी दुश्मनाई है, ये परिवार और वो परिवार पहले से भी दुश्मनाई रही है। समझ गए ना? बाबा का इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें? बाबा का तो ये है, उनका तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सांसारिक तौर पर किसी कहानी से कोई मतलब ही नहीं, किसी बात से। उनके बारे में कोई कुछ कहता रहे तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं। वो जो रंजीत जिसकी आप बात कर रहे हो, ये भी कह रहा है कि बाबा के आश्रम में जो छोटी कम उम्र की लड़कियां होती थी उनको लाया जाता था, परोसा जाता था। तो वो प्रमाणित करे ना। और देखिए, हमारी तफ्तीश में बाबा पर आरोप लगाने वाले रंजीत पर एक और आरोप मिला। भोले बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर की रहने वाली राजकुमारी नाम की महिला ने लगाया रंजीत पर झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर 30,000 की ठगी का आरोप। और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने राजकुमारी से बात की। हाथरस कांड के बाद सुर्खियों में आए भोले बाबा पर आरोप लगाने वाले रंजीत सिंह पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं। एक महिला मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं जो कि भोले बाबा के पैतृक गांव में ही रहती हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी, कहाँ रहती हैं आप? बहादुर नगर। बहादुर नगर में। ये भोले बाबा का पैतृक गाँव है? हाँ। अच्छा, रंजीत सिंह को जानते हैं आप, उर्फ मनकू को? हाँ जानते हैं। अच्छा, क्या आरोप लगाए उन्होंने बाबा के ऊपर? ये कहते हैं लड़की रखते हैं, ये करते हैं, गुंडा। ये आरोप सही है गलत है? गलत है। अच्छा, आप कैसे जानती हैं उनको? जानते हैं। कैसे? वो चला फिरा आदमी है। आप भी कुछ आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर, क्या आरोप है? उनका आरोप ये है साहब कि वो मुझसे रुपया ठगने आया, मैंने 20,000 रुपये दे दिए, अब 30,000 मांग रहा है। आपने जो शिकायत दी है यहाँ पे, इसमें आप लिख रही हैं कि उस एक मामला हुआ 15 मार्च का मामला इसी साल का, कोई लड़की चली गई थी। कोई लड़की चली गई थी। हाँ। हाँ, तो उसमें आपके आके उसने 30,000 रुपये आपसे लिए? हाँ 30,000 रुपये लिए। क्या कह के लिए? जा कह के लिए कि आपके कोई नाम नहीं आएगा और कोई मतलब तुम्हारे ऊपर पुलिस नहीं आएगी, कि इतने रुपए दे दो।
मैंने दे दिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आ गई, अब मेरा नाम दर्ज हो गया। फिर आपने बात की उससे? बात की और मांग रहे हैं 30,000 रुपये, जाके ये 30,000 रुपये और दे दो। अच्छा, तो इसको लेकर के आपने शिकायत भी दी थी कहीं पे? हाँ दी थी। कहाँ? और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के पेपर लीक माफिया के घर बाबा का दरबार। हर्षवर्धन के घर में लगता था बाबा का दरबार। महीने में 4 बार माफिया के घर में दरबार लगाया जाता था। हर्षवर्धन के घर में ही बना रखा था आश्रम। बाबा के आने पर तैनात होती थी प्राइवेट फोर्स। अभी राजस्थान एसओजी की गिरफ्त में है हर्षवर्धन। 122 मौतों के जिम्मेदार भोले बाबा का राजस्थान में कनेक्शन जो है दौसा जिले से है। और दौसा में ये जो मकान है हर्षवर्धन, जो कि पेपर लीक के आरोप में जो कि एसओजी की गिरफ्त में है, और इस मकान को फिलहाल सील कर रखा है। लेकिन इस मकान के अंदर जो दरबार लगता था बाबा का, आप ये देख सकते हैं, ये बाबा का दरबार, फूलों से सजा हुआ दरबार। और ये झूला जो आप देख सकते हैं, इसी झूले पर जो है बाबा यहाँ बैठता था और उसके बाद में यहाँ से जो है प्रवचन देता था। इस मकान से लंबा कनेक्शन बताया जा रहा है बाबा का। बाबा इस मकान में 4 बार, यानी कि 1 महीने में 4 बार यहाँ पर आता था बाबा। और यहाँ पर जो अंदर जो एंट्री थी वो केवल हर्षवर्धन की थी और बाबा की एंट्री थी, और कुछ एक जो खास उनके सेवादार थे उनकी एंट्री थी। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है काफ़ी यहाँ पर कड़े बताए जा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंडाल जो है सजा हुआ है। ये फ़िलहाल ये मकान जो है सीज किया हुआ है। और इस मकान के अंदर के ये आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ जो है सेवादारों के यहाँ पर ये फॉर्म मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्म है ज़्यादातर यहाँ पर 90% जो महिलाएं हैं उनके फॉर्म हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये फॉर्म, ये मेरे हाथ में फॉर्म है, ये सेवादारों के फॉर्म हैं। और इसमें जो है फिरोजाबाद जो ये जनपद है, इसकी मोहर लगी हुई है। और मुख्य सेवादार मिथिलेश निगम, यानी कि इनके साइन हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म भरवाए जाते थे। आधार कार्ड का नंबर लिखाया जाता था, मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है लिखवाया जाता था। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हज़ारों की संख्या में ये फॉर्म हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। और ये जो सामान है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सामान जो है बिखरा पड़ा है। ये बक्सा है, इसके अंदर भी ये फॉर्म है। और ये आप देख सकते हैं एक डिटेल वाला ये फॉर्म भी यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर नाम और पिता, पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, यानी कि कितने सेवादार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर जो है दी जा रही है। अंदर की तरफ से जो है ये जो कमरे हैं, ये तमाम जो कमरे हैं बंद हैं, लेकिन अंदर जो है काफ़ी जो लग्जरी सुविधाएं हैं बाबा के लिए रखी गई थी। बाबा यहाँ पर लगातार आता था। और जो नवंबर के महीने में एक बड़ा आयोजन किया गया था, यहाँ बड़ा सत्संग किया गया था। और बताया जा रहा है सिक्योरिटी के इंतज़ाम खुद रखता था बाबा। और यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं, राजनेता हैं, वो यहाँ पर आके बाबा की जो चरणों की धूल है वो लिया करते थे। और हमारे संवाददाता ध्वज आर्या ने हर्षवर्धन के घर के बाहर से भी एक रिपोर्ट भेजी है। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि जब बाबा वहां आते थे तो क्या होता था। भोले बाबा का राजस्थान का कनेक्शन ये है कि राजस्थान का जो दौसा ज़िला है वहाँ पर ये मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, इस मकान पे जो है लगातार सत्संग होते थे। ये दौसा का कांदोली इलाका है। और आप देख सकते हैं ये जो मकान है, ये मकान फ़िलहाल अभी सीज है। और सीज होने का कारण ये बताया जा रहा है कि बाबा यहाँ पर जो यहाँ सत्संग करता था, यहाँ का जो मालिक है, इस मालिक का नाम हर्षवर्धन बताया जा रहा है, जो कि राजस्थान में जो लीक हुए थे पेपर उसका आरोपी था। ये जो सत्संग होता था इसमें शामिल होते थे कुछ लोग मेरे साथ हैं। आप यहीं के रहने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम है सर। ये जो सत्संग होता था ये 1 महीने में कितनी बार होता था और कौन कौन से लोग यहाँ शामिल होते थे? सर महीने में नहीं, ये साल में फिक्स होते थे 2-3 बार। जैसे बाबा का प्रवास यहाँ पे होता था, उसी टाइम पे यहाँ पे होता था। लोग बाबा आते थे, बाबा के जो सेवादार होते वो लोग होते थे, उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग होते थे। सेवादार बाहर रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड अंदर रहते थे। सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, प्राइवेट सिक्योरिटी उनकी? हाँ सर, बहुत ज़्यादा टाइट थी। यूपी के कासगंज में बाबा के आश्रम में चमत्कारी हैंडपंप होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है आश्रम में 15 ऐसे हैंडपंप लगे हैं। हैंडपंप के पानी को प्रसाद माना जाता है। पानी से कई बीमारियों के ठीक होने का दावा भी किया जाता है। जितेंद्र भाटी की कासगंज आश्रम से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के कासगंज का पटियाला बहादुर नगर उसका पड़ता है गांव। वहां पर दरअसल यहाँ आने की वजह यही है कि सूर्यपाल के भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बनने का सफ़र है वो यहीं से शुरू होता है। ये उनका पैतृक गांव है। यहीं पर जो पुलिस की नौकरी थी छोड़ने के बाद में जो अध्यात्म का रास्ता है वो यहीं से
उन्होंने शुरू किया था। बगल में ही आश्रम है, लेकिन आपको यहाँ लाने की वजह ये भी है कि एक जगह पर आपने एक साथ कितने हैंडपम्प देखे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ लगातार आप देखेंगे तो कम से कम इसी लाइन में 12 हैंडपम्प हैं। माना जाता था कि इन हैंडपम्प का पानी पीने से जो है लोगों के दुख संकट दूर होते थे। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा तो 3 हैंडपम्प आपको वहाँ पर सामने भी नज़र आएंगे। तो ये देखिए, यहीं पर आप देखेंगे तो ये 15 हैंडपम्प लगे हुए हैं। दरअसल ये उस मायाजाल, उस तिलिस्म का एक हिस्सा है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए भोले बाबा उर्फ सूरपाल जो है वो इस्तेमाल करता था। और तो आपने देखी ये रिपोर्ट और हादसे के मुख्य आरोपी के घर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। देव प्रकाश मधुकर के घर का ताला बंद नजर आया। स्थानीय लोगों में मधुकर के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी नजर आई। देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया और बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के घर हम इस वक्त मौजूद हैं। और सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके करीबी के घरों पर भी इस वक्त ताले लगे हुए हैं। TV9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाता है। यहां पर आप ऊपर वो फोटो देखिए जो खुद को भोले बाबा के नाम से, तथाकथित भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है जो बाबा, और जिस बाबा के प्रवचन के दौरान ये सब कुछ हुआ है उसकी फोटो यहां पर है। और उसके बाद आपको हम वेद प्रकाश मधुकर के आवास की फोटो दिखा रहे हैं। ये वेद प्रकाश मधुकर की आवास जो सिकंदराराव रेलवे स्टेशन है, न्यू दौलतपुरा कॉलोनी का ये उसका आवास है। और FIR के बाद से कल जब स्टैंपेड हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, तो उसके बाद से उसका पूरा परिवार यहां से फरार है। और उस ताले की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है। सिर्फ देव प्रकाश मधुकर नहीं बल्कि उसके और भी सहयोगी। ये दूसरा मकान देखिए, ये गौरी शंकर का मकान है। गौरी शंकर के मकान पर भी इस वक्त ताला नजर आ रहा है। पूरा मकान देखिए कैसा आलीशान मकान है। इसके अलावा इनके साढ़ू जो इनके रिश्ते में आते हैं, चंद्रदेव, ये तीसरा मकान मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये लोग कहीं ना कहीं इन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और अब मैं तीसरा मकान आपको दिखा रहा हूं। ये तीसरे मकान पर लगा हुआ ताला देखिए। तो देव प्रकाश मधुकर, गौरी शंकर और चंद्रदेव, ये चंद्रदेव का मकान है। ये 3 मकान देखिए, आसपास के तीनों मकान और तीनों बाबा के फॉलोअर। और उस जब ये घटना हुई है 122 लोग मारे गए हैं। उनके मारे जाने के बाद जब इनको सामने आना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, इसके अलग, इसके विपरीत ये लोग यहां पर न सिर्फ अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए